हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 26 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में 69th नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई है, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया है। आंसर ए हो जाएगा। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को उनकी फिल्म पुष्पा द राइज के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड हाल ही में दिया गया है। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाले अल्लू अर्जुन पहले तेलुगु अभिनेता हैं। अब इसके अलावा अदर विनर्स की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारे पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस साल ये 69th नेशनल फिल्म अवार्ड है 2023 में। सबसे पहले तो इस फैक्ट को याद रखिए, बेस्ट एक्टर मैं आपको बता चुका हूँ अल्लू अर्जुन है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये दो एक्ट्रेसेस को दिया गया है। एक है आलिया भट्ट, इन्हें इनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कृति सेनन को इनकी फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड हाल ही में दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो ये पंकज त्रिपाठी है, इन्हें फिल्म मिमी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद देखिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी है द कश्मीर फाइल्स के लिए। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो ये निखिल महाजन हैं, जिन्हें गोदावरी द होली वाटर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो ये सरदार उधम सिंह है। बेस्ट असमिया मूवी की बात करें तो ये अनुर है, और बेस्ट नरगिस दत्त अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सारे अवार्ड जो कि हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं वो मैंने आपको मेन बता दिए हैं। अब देखिए, नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें तो ये भारत सरकार के द्वारा फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे पुराना पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। यह फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा दिया जाता है, जो कि भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्लियर? इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए, पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की महिला समूह के लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत की। देखिए, उद्देश्य क्या है, तो कई बार क्या होता है कि राज्य में महिला समूह द्वारा निर्मित किए गए उत्पादों को बेचने के लिए जो मार्केट चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन से राज्य की जो महिला समूह हैं, जो उत्पादों का निर्माण करती है, उनको इस संकट से बचाया जा सके, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए उन्हें एक मार्केट उपलब्ध करवाया जाएगा, जहां पर वे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। अब इस स्कीम के अलावा अगर हम उत्तराखंड की अदर स्कीम्स की बात करें तो अटल आयुष्मान योजना, घसियारी कल्याण योजना, गोरा देवी कन्या धन योजना, सौभाग्यवती योजना और मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये सारी स्कीम्स उत्तराखंड सरकार की अलग अलग सेक्टर में चलाई जा रही स्कीम्स हैं। हमारा क्वेश्चन मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना से था, तो ये भी उत्तराखंड गवर्नमेंट की योजना है। नेक्स्ट देखिए, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। हाल ही में चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम किया है। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये नॉर्वे के चेस खिलाड़ी है। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैग्नस कार्लसन ने फाइनल में इंडिया के ही शतरंज खिलाड़ी को हराया है। वो कौन है, इनकी बात हम बाद में करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आयोजन कहाँ पर किया गया था इस चेस वर्ल्ड कप का, तो आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया गया है, जिसमें चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब नॉर्वे के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम किया है।
इन्होंने फाइनल में भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रांगनंदा को हराया है। अब देखिए, आर प्रांगनंदा की बात करें तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं फ्रेंड्स। ये 2018 में भारत के 52वें ग्रैंड मास्टर बने थे। अब देखिए, चेस वर्ल्ड कप का आयोजन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है और इसकी शुरुआत सन 2000 में की गई थी। 2023 में चेस वर्ल्ड कप का खिताब नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम किया है। 2023 में चेस वर्ल्ड कप का खिताब नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन ने अपने नाम किया है। इसके पहले 2021 में यह खिताब रूस के जॉन क्रिजिस्टोफ डूडा ने जीता था। अब यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 1924 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। अकार्डी डोकोविच वर्तमान में इस संस्था के प्रेसिडेंट है और विश्वनाथन आनंद इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वर्तमान में डिप्टी प्रेसिडेंट के पद पर हैं। आगे आइए, चर्चा में रहा ब्रिक्स समूह में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं। तो देखिए, नाम से समझ में आ जाएगा कि ब्रिक्स समूह में वर्तमान में 5 मेंबर हैं। आंसर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स समूह के विस्तार की हाल ही में घोषणा की गई है। ब्रिक्स समूह के विस्तार का मकसद समूह को और अधिक मजबूत और अधिक प्रभावी बनाना है। अब बात आती है कि कौन कौन शामिल होगा। तो देखिए, आगे चलकर ब्रिक्स समूह में सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। 6 नए सदस्य शामिल होने के बाद ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 11 हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर ब्रिक्स में टोटल 5 मेंबर हैं और 6 नए सदस्य कब जुड़ेंगे ये बात आती है। तो 6 नए सदस्य जनवरी 2024 से ब्रिक्स में जुड़ने वाले हैं। तो इसी के साथ जनवरी 2024 में ब्रिक्स के सदस्य 11 हो जाएंगे। ब्रिक्स में वर्तमान में 5 देश कौन से हैं। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वर्तमान में ब्रिक्स संगठन में शामिल है। ये विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इन 5 इकोनॉमी के मध्य में व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए 2006 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। शुरुआत में 4 देश एक साथ आए थे 2006 में। 2010 में आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। तो पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था और 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तो इसका नाम कर दिया गया ब्रिक्स। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था और लास्ट बार 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन में किया गया था। अब 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। वर्तमान में 5 मेंबर हैं। 2024 से इसके मेंबर की संख्या 11 होने वाली है। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 24-25 अगस्त 2023 को 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंदौर में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन देखिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया है। 2023 में डेवलपिंग इंडिया और एम्पावरिंग सिटीजन इस सम्मेलन की थीम है। पूरे देश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना इस सम्मेलन का उद्देश्य है और साथ ही साथ ई गवर्नेंस के क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में किया गया है। चर्चा में रहा फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। नाम से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, आपको नाम कुछ जाना पहचाना दिखाई देगा। यहाँ पर फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो ये जापान में स्थित है। आंसर ए हो जाएगा। सुर्खियों में क्यों है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन ने गुरुवार को हाल ही में ये जानकारी दी है कि जापान ने फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर है उसका शोधन करने के बाद उसे प्रशांत महासागर में छोड़ा है। आप सभी जानते हैं कि 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी आई थी, जिसके कारण जापान में फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरी तरह बर्बाद हो गया था। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर था जिसे अब शोधित करके प्रशांत महासागर में छोड़ा जा रहा है। क्लियर। तो फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापान में स्थित है।
अब देखिए, अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ये एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है फ्रेंड्स। पूरे वर्ल्ड में एटॉमिक एनर्जी का सही तरह से शांतिपूर्ण उपयोग किया जा सके विकास के लिए ये सुनिश्चित करना इस संस्था का मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से शालू जिंदल को हाल ही में सम्मानित किया गया है। शालू जिंदल कौन है? तो देखिए, ये एक सोशल वर्कर है फ्रेंड्स, और इसके अलावा JSP फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, जिन्हें हाल ही में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। शालू जिंदल देखिए, शिक्षा, हेल्थ और आय सृजन के लिए काफ़ी सारे अलग अलग कार्यक्रम चलाती है, जिससे ये शिक्षा को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य करती है समाज में। इसीलिए इन्हें 2023 से इस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। देखिए, हाल ही में CSR शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। अब इस अवार्ड की बात करें तो ये जो अवार्ड है CSR टाइम्स के द्वारा दिया जाता है, जो कि देखिए समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हर वर्ष प्रदान किया जाता है। 2023 में यह पुरस्कार शालू जिंदल को हाल ही में दिया गया है। सुराज कॉलोनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो सुराज कॉलोनी योजना का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। आंसर ए हो जाएगा। MP के जबलपुर जिले में देखिए, हाल ही में MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का शुभारंभ किया है। योजना क्या है? तो इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के 23,000 एकड़ भूमि जो कि भूमाफिया या फिर अतिक्रमणकारियों के पास है, उन्हें मुक्त कराकर गरीबों के कल्याण के लिए घरों का निर्माण किया जाएगा। इसे ही सुराज कॉलोनी के नाम से जाना जाएगा। इस स्कीम के माध्यम से राज्य में देखिए 6,000 से अधिक जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी हैं, उन्हें भी लीगल किया जाएगा। तो सुजान कॉलोनी योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश की अदर स्कीम्स की बात करें तो इनमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री ई-स्कूटी योजना, टंटिया मामा स्वरोजगार योजना और बाल हृदय उपचार योजना शामिल है। ये MP गवर्नमेंट की अदर स्कीम्स हैं। अटल आवासीय स्कूल का संबंध किस राज्य से है? अटल आवासीय स्कूल का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। यूपी की कैबिनेट ने देखिए हाल ही में राज्य में 18 अटल आवासीय स्कूल खोलने को मंजूरी दी है। इस अटल आवासीय स्कूल को देखिए केंद्र द्वारा संचालित जो नवोदय विद्यालय हैं, उनकी तर्ज पर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस स्कूल निर्माण के लिए 1250 करोड़ रुपए को हाल ही में मंजूरी दी है। वैसे यूपी की इस योजना को देखिए इसी साल जुलाई 2023 में शुरू किया गया था, जिसे अटल आवासीय विद्यालय योजना नाम दिया गया था। किस राज्य की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। इसके तहत राज्य के जो अनाथ, आर्थिक रूप से कमजोर या श्रमिकों के जो बच्चे हैं, उन्हें उचित शिक्षा प्रदान किया जाना इस विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद आज की करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कौन सा है? तो भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे है। आंसर ए हो जाएगा। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन बन गया है। यहाँ पर गैरिसन का मतलब याद रखिएगा छावनी से है, जो कि सैनिकों की छावनी होती है, जो कैंट एरिया होता है, उससे यहाँ पर इसका मतलब है गैरिसन का। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, जिसे CME के नाम से जाना जाता है, जो पुणे में स्थित है, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से जो विद्युत का उत्पादन है वह सौर ऊर्जा और गैर जीवाश्म ईंधन से किया जा रहा है, जिसके कारण पुणे के इस गैरिसन में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग भारतीय सेना का तकनीकी और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान है, जिसकी स्थापना पुणे में 1943 में की गई थी। ओके, गैरिसन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये छावनी है, एक ऐसा शहर है जिसे रक्षा उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 26 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम पुरस्कार और किस क्षेत्र में दिया जाता है इस पर डिस्कस कर लेते हैं।
कल के सेशन में हमने 5 पुरस्कारों को डिस्कस किया था, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो ये खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल से संबंधित कोच हैं उन्हें दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में 1961 में शुरू किया गया था। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से अब जाना जाता है, ये खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। आगे आइए, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, 1957 में शुरू किया गया था। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 में शुरू किया गया था और बोरलाग पुरस्कार कृषि की पैदावार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। ओके, तो ये सभी ऐसे पुरस्कार हैं फ्रेंड्स जो कि अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। आई होप आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश इंडिया है। हाल ही में प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव का निधन हो गया। इन्हें सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में ही प्रदान किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर इंदौर शहर है। लुपेक्स मिशन इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है। चर्चा में रही छड़ी मुबारक का संबंध अमरनाथ यात्रा से है। चर्चा में रही अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। 11वीं एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 9 मेडल अपने नाम किए हैं। DRDO के कार्यों की समीक्षा के लिए प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। लास्ट देखिए, इसके बाद केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे इसी सेशन से है। क्वेश्चन सुनिए, 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।